नया IBN 7 हौसला है। पुलिस कर रही थी जांच। 16 मार्च को फ्लैट में मिला था शव। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन ने नीता अंबानी को दिया एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड। समाज सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में दिए गए योगदान को मिला सम्मान। प्रायोजक प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। और मुथूट फाइनेंस लोन महोत्सव, SMS गोल्ड to 56161। ये है आम आदमी पार्टी के विधायकों का खास जश्न। शाही अंदाज में मनाया गया नेताजी का बर्थडे। राखी के जन्मदिन पर जमकर हुआ धमाल। किराड़ी से विधायक ऋतुराज ने भी दी बधाई। फिर डीजे की धुन पर सबने की खूब मस्ती। बर्थडे पर मिले एक से बढ़कर एक उपहार, लेकिन सबकी नजर में चढ़ गई स्कॉर्पियो का। जश्न अपने पूरे शबाब पर था कि पड़ गया रंग में भंग। पार्टी के बाहर कुछ लोगों ने उठाई इंसाफ की मांग। लोगों की आवाज ने बिगाड़ दिया नेताजी का मूड। इसके बाद शुरू हुआ आपकी बिगड़ैल ब्रिगेड का बवाल। धरना दे रहे लोगों की जमकर हुई पिटाई। कोई नहीं बच पाए नेताजी के गुस्से की आग से। देखिए आपकी बवाली ब्रिगेड। दिल्ली की सत्ता संभालने के बाद से ही एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के विधायकों के कारनामे सुर्खियों में हैं। अब नया मामला सामने आया है AAP विधायक राखी बिरलान और ऋतुराज से जुड़ा। बुधवार रात राखी बिरलान के जन्मदिन के जश्न के दौरान जमकर हंगामा कटा। आरोप है कि राखी और ऋतुराज के समर्थकों ने बाहर धरना दे रहे लोगों को जमकर पीटा। ये लोग अपने दोस्त की हत्या के विरोध में धरना दे रहे थे। युवक की हत्या का आरोप विधायक ऋतुराज के करीबी लोगों पर ही लगा है। पहले हुआ जमकर डांस। खूब थिरके आम आदमी पार्टी के विधायक राखी और ऋतुराज। और फिर जमकर हुआ हंगामा और मारपीट। अब आपको इस डांस और दादागिरी की पूरी कहानी तफसील से बताते हैं। बुधवार को आम आदमी पार्टी की विधायक और पूर्व मंत्री राखी बिरलान का जन्मदिन था। राखी, उनके परिजन और समर्थक पूरी धूमधाम से जन्मदिन मनाने में जुटे थे। इसी दौरान किराड़ी से आम आदमी पार्टी के विधायक ऋतुराज झा भी राखी के जन्मदिन के जश्न में शामिल होने पहुंचे। ऋतुराज के पहुंचते ही जश्न का मजा दोगुना हो गया। डीजे की धमाकेदार धुन पर राखी, ऋतुराज और तमाम समर्थक झूमने लगे। आम आदमी पार्टी के नेताओं के खास पार्टी धीरे धीरे परवान चढ़ने लगी। दरवाजे पर सफेद रंग की स्कॉर्पियो भी खड़ी थी। कहा गया कि किसी समर्थक ने राखी को बर्थडे गिफ्ट के तौर पर स्कॉर्पियो भेंट की है। सादगी का दावा करने वाले आम आदमी पार्टी के नेताओं की धूम धड़ाके वाली पार्टी देख आंखें खुली रह गईं। राखी बिरलान और ऋतुराज समेत तमाम लोग भीतर जश्न में मशगूल थे। इसी बीच पार्टी स्थल के बाहर वो लोग भी आ पहुंचे जिनके रिश्तेदार गुरुदास की कुछ दिन पहले हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में आम आदमी पार्टी विधायक ऋतुराज के करीबी लोगों का नाम सामने आया था। जब इन लोगों को पता चला कि राखी बिरलान के जन्मदिन के मौके पर AAP के बड़े नेता जुटने वाले हैं, तो वो इंसाफ की गुहार लगाने वहां पहुंच गए। लेकिन गुरुदास के रिश्तेदारों के पहुंचते ही नेताजी के जश्न में खलल पड़ गया। आरोप है कि विधायक ऋतुराज और राखी के भाई ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को जमकर बुरा भला कहा।
इतना ही नहीं, ऋतुराज और उनके समर्थकों ने जमकर मारपीट भी की। ये पूरी घटना वहां मौजूद मीडिया कर्मियों के कैमरे में कैद हो गई। 10 अप्रैल को हमारे एक भाई गुरदास को उसी के ऑफिस से उठा करके अपहरण करके उसकी हत्या करके उसको झड़ोदा के एक नाले में फेंक दिया गया था और 4 दिन से हमारे भाई नसीम सिद्दीकी और इंदर वर्मा जी अनशन पे बैठे हुए हैं और हमारे कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। दिल्ली सरकार हमें कोई जवाब नहीं दे रही और हमारे क्षेत्रीय विधायक ऋतुराज जी, जो अभी तक इनका कोई पता नहीं है। हमें पता चला कि ये मंगोलपुरी किसी विधायक की बर्थडे पार्टी में गई हुई है, जिस कारण हमारे कुछ कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए और उन्होंने जाकर वहां पर बैनर लगाए, तो हमें पता चला है कि वहां पर भी उनके साथ मारपीट की गई है। इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। वहीं मामला मीडिया में आते ही आम आदमी पार्टी ने दोनों विधायकों को पार्टी दफ्तर तलब किया और पूरे मामले की जानकारी ली। बाहर निकलने के बाद राखी बिरलान ने कहा कि कुछ लोग उनके खिलाफ दुष्प्रचार में लगे हैं और ये उन्हीं की करतूत है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे की दलील है कि ये पूरा झगड़ा जुए के अड्डे को लेकर शुरू हुआ था। वो प्रोटेस्टर्स नहीं थे, कुछ असामाजिक तत्व थे जो ऋतुराज जी को पिछले 15 दिन से ट्रैक कर रहे हैं, पिछले 15 दिन से परेशान कर रहे हैं। तो उसी को लेते हुए जब ऋतुराज जी आए थे, 10 मिनट के बाद वो लोग वहां पहुंचे और उन्होंने अननेसेसरी हंगामा करना शुरू कर दिया। वो गाड़ी राखी की नहीं है, हमारे पास गाड़ी के पेपर्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा। गाड़ी पार्टी के एक वॉलंटियर हैं, अखिल प्रताप जिनका नाम है, उनकी गाड़ी है, उनके नाम से इंश्योरेंस पेपर्स हैं, उनके नाम से सारे गाड़ी के कागजात हैं। ये उनकी गाड़ी है। ताजमहल के सामने खड़ा होकर फोटो खिंचवा लेने से ताजमहल आपका नहीं हो जाता। राखी बिरलान के जन्मदिन के मौके पर इस मारपीट के अलावा एक और चीज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है और वो चीज है चमचमाती नई नवेली स्कॉर्पियो। जन्मदिन के मौके पर यह स्कॉर्पियो राखी के घर के बाहर खड़ी थी। कहा जा रहा है कि किसी समर्थक ने राखी को जन्मदिन के तोहफे में ये एसयूवी भेंट की है। हालांकि किसी ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि ये गाड़ी किसकी है और यहाँ क्यों खड़ी है। बाद में आम आदमी पार्टी की ओर से सफाई आई कि राखी बिरलान को कोई गाड़ी गिफ्ट में नहीं मिली है। हालांकि राखी बिरलान और ऋतुराज झा का पार्टी ने पुरजोर बचाव किया है, लेकिन एक बात सामान्य होती जा रही है कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को विवादों में रहने की आदत सी पड़ती जा रही है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आरोप चाहे जितने भी गंभीर हों, पार्टी उनका बचाव तो करेगी ही। कैमरामैन दिनेश नागर के साथ रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7। चलिए अब बात करते हैं गद्दार मसरत की। बुधवार को श्रीनगर में भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला मसरत आलम अभी भी आजाद घूम रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के तमाम दावों और बयानों के बावजूद अब तक मसरत को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। बुधवार को संविधान के खिलाफ जाकर अलगाववादियों ने भारत विरोधी प्रदर्शन किए, पाकिस्तानी झंडे लहराए और भारत विरोधी नारे लगाए। इतना करने के बाद फौरन उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, लेकिन मसरत अब तक आजाद है। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है, आखिर कब गिरफ्तार होगा मसरत गद्दार? हम इसे देशद्रोह मानते हैं और हमने तुरंत पुलिस को कहा कि इस पर देशद्रोह का मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाए और उस पर देशद्रोह का मुकदमा जो है वो दर्ज है और आप देखेंगे कि जल्द ही वो सलाखों के पीछे होगा। कश्मीर घाटी हिंदुस्तान का एक असल हिस्सा है, वहाँ चलाना उसी तरह से कुछ नहीं होगा। शायद को ये पता नहीं होगा कि देशभक्ति हमारे कुरान में सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा गया है कि जम्मू कश्मीर में नई सरकार के आने के बाद अलगाववादियों का रुख हैरान करने वाला है। इसकी बानगी थी बुधवार को श्रीनगर में हुई रैली। इस रैली में देश के खिलाफ और पाकिस्तान परस्ती के जो रंग दिखे, उससे तमाम लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गिलानी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, मसर्रत को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। भारत माता की। इन अलगाववादियों को जल्द से जल्द अरेस्ट करके और सरखाकों के पीछे डालना चाहिए। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल खिलाफ है। हिंदुस्तान की जमीन पर रहकर के इस तरह से करना देश के लिए सबसे बड़ी गद्दारी है। इससे बड़ी गद्दारी कोई हो नहीं सकती। जिस शख्स की रिहाई को लेकर ही हाय तौबा मची थी, घाटी में पत्थरबाजी का चेहरा बन चुका वो शख्स जब आवाम के बीच आया तो उसकी असलियत सामने आ गई।
फिर तो हर तरफ से गद्दार मसरत की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई। राज्य में पीडीपी के नेता और मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद को बयान देने के लिए मजबूर होना पड़ा। जिसने कोई गलती होगी उस में तो जो कानून होगा, कानून अपना काम करेगा। मुख्यमंत्री के इस बयान से पहले ही केंद्र सरकार और राज्य में पीडीपी सरकार की सहयोगी बीजेपी का सख्त नजरिया सामने आ गया। इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्रालय फौरन हरकत में आया। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने फोन पर मुफ्ती मोहम्मद सईद से बात की। राजनाथ ने मुफ्ती से मसरत को फौरन गिरफ्तार करने को कहा। हमारी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जी से बात हुई और उनसे मैंने इस संबंध में प्रभावी कदम उठाने के लिए कहा है। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार में सहयोगी शिवसेना ने तो राज्य सरकार को बर्खास्त तक करने की मांग कर डाली। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से वहाँ एक सरकार बनी है, तो अब जिम्मेदारी बनती है भारतीय जनता पार्टी की। सबसे पहले वो सरकार बर्खास्त होनी चाहिए जम्मू कश्मीर की, जिसने गुनाह किया है मसरत आलम को छोड़ने का, नहीं तो सरकार से बाहर आइए। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि मसरत की गिरफ्तारी को लेकर कोई दबाव नहीं है और सरकार कानून के मुताबिक काम करेगी, लेकिन सूत्रों का दावा है कि मसरत की गिरफ्तारी का दबाव बढ़ गया है। इसी दबाव का नतीजा है कि अली शाह गिलानी, मसरत आलम और बशीर अहमद भट्ट जैसे अलगाववादियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। अब हर तरफ से मसरत को जवाब देने की मांग की जा रही है। हर तरफ एक ही आवाज है, मसरत गद्दार, करो गिरफ्तार। नसीर अहमद, श्रीनगर, IBN 7। इस बीच खबर यह है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता सैयद अली शाह गिलानी को नजरबंद कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर सरकार के फैसले के बाद गिलानी को उनके ही घर में नजरबंद कर लिया गया है और गिलानी बुधवार को श्रीनगर में हुई इस रैली में शामिल हुए थे, जिसमें भारत विरोधी नारे लगाए गए थे। इस रैली में गिलानी का करीबी मसरत आलम भी शामिल था। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले मसरत आलम की रिहाई जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी गठबंधन सरकार के बनने के बाद हुई। इससे पहले वो 4 साल से जेल में था। मसरत की रिहाई के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ था। पीडीपी और बीजेपी के रिश्ते पर सवाल उठने लगे थे, लेकिन बीजेपी पीडीपी को महज चेतावनी देकर रह गई और अब वही मसरत घाटी में जहर घोल रहा है। इस पूरे मामले में एक बार फिर मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद और पीडीपी बीजेपी की गठबंधन सरकार विपक्ष के निशाने पर है। अत्यंत दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रकार के भारत विरोधी वक्तव्य, कारनामे, फोटोएं दिन प्रतिदिन जम्मू एंड कश्मीर से उजागर हो रही हैं। उससे भी ज्यादा दुखद है कि भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ केंद्र सरकार द्वारा एक स्थापित पैटर्न चलता है। हमेशा पहले ऐसे भारत विरोधी चीजें होती हैं, उसके बाद केंद्र की बीजेपी और प्रदेश की बीजेपी हर प्रकार के निंदा करती है पीडीपी का। लोग इस बात को उस समय भी कह रहे थे कि ऐसे लोगों को रिहा करना ये खतरे से खाली नहीं है। ये सारे लोग जो पाकिस्तान नवाज हैं, पाकिस्तान के समर्थक हैं और फिर से एक बार कश्मीर के माहौल को बिगाड़ने का काम करेंगे और उसी की शुरुआत कल हुई है। जिसका डर था आखिर वही श्रीनगर में जम्मू कश्मीर में हुआ है। जब मसरत आलम को छोड़ने का आदेश निकला वहां से, तब हम सभी ने, शिवसेना के सांसद, हम सभी ने ये प्रश्न उठाया था कि मसरत आलम पाकिस्तान का एजेंट है, ये मसरत आलम राष्ट्रद्रोही है, ये मसरत आलम हिंदुस्तान का घोर विरोधी है। अगर आप उसको छोड़ेंगे तो फिर एक बार पाकिस्तान, प्रो पाकिस्तान मूवमेंट वहां चलेगी। वैसे आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद पर उंगली उठी है। 1 मार्च को जम्मू कश्मीर की कमान संभालने के बाद से ही मुफ्ती मोहम्मद सईद के बयान और उनके कामकाज की आलोचना होती रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर सरकार में साझेदार बीजेपी को तमाम मुश्किलों के बावजूद ये लगता है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जहां तक मेरी जानकारी है उनके ऊपर FIR भी दर्ज हुआ है और एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के लिए, और हम अपेक्षा करते हैं कि राज्य सरकार उसकी जो कार्रवाई है वो भी तुरंत करे। इसी की हमारी अपेक्षा है। चिंता का विषय है, इसीलिए हमारे स्वयं गृह मंत्री जी ने भी बात किया है, हमारे उप मुख्यमंत्री वहाँ बात किए हैं, हमने भी संबंधित लोगों से बात किया है।
ये देखिए, राम माधव एक वरिष्ठ नेता हैं, संघ के प्रचारक रहे हैं। उन्हें लगता है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार अच्छा काम करी है। चलिए राम माधव जी, हम आपको दिखा देते हैं कि जब से ये सरकार बनी है, इस सरकार ने क्या क्या अच्छे काम किए हैं। सबसे पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जो शांतिपूर्ण चुनाव हुए जम्मू कश्मीर में, उसका श्रेय आतंकियों को और पाकिस्तान को दिया है। इलेक्शन कमीशन को कोई श्रेय नहीं, जनता को कोई श्रेय नहीं। उसके अलावा उन्होंने अफजल गुरु के अवशेष मांगे और साथ ही पत्थरबाजी के आरोपी मसरत आलम की रिहाई की, और जिस अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जो बयानबाजी उसने पाकिस्तान समर्थक जो नारे लगाए हैं, 28 घंटे हो गए हैं लेकिन मसरत आलम की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। अलगाववादियों के दबाव में इकलौते अच्छे फैसले से भी वो पलटे हैं। जो कश्मीरी पंडितों के लिए कॉलोनी बनाने की बात हुई थी, उस बयान से भी मुफ्ती मोहम्मद सईद पलट गए हैं। क्या ये सारे बहुत अच्छे काम हैं? राम माधव जी को सोचना होगा, बीजेपी के दूसरे नेताओं को भी सोचना होगा। गठबंधन की सरकार है इस राज्य में, क्या ऐसे ये गठबंधन काम करेगा? क्या मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार राज्य में ऐसे ही काम करेगी? 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं उस रैली की जो हुई थी, और इसके बावजूद ये देखिए, पाकिस्तान के झंडे खुलेआम लहराए गए, लेकिन मसरत आलम अभी तक आजाद घूम रहा है। अब इसे सत्ता का लालच कहें या सियासत की मजबूरी, जिस आतंकवाद के को मुद्दा बनाकर बीजेपी ने घाटी में चुनाव लड़ा, जिस आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ पार्टी के तमाम नेता बोलते नहीं थकते थे, आज वही मुद्दा उनके गले की फांस बन गया है। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 59 दिन के बाद घर वापस आ गए हैं। आज सुबह 11:30 बजे बैंकॉक से थाई एयरवेज के विमान से वो दिल्ली पहुंचे। इस बात को लेकर अब भी कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी दरअसल थे कहां। सवाल तो उस पर भी उठ रहे हैं कि उनकी गैर मौजूदगी में जिस तरह से सोनिया गांधी ने भूमि बिल पर विपक्ष को एकजुट किया था, क्या वो एकता बरकरार रह पाएगी? क्या राहुल की वापसी के बाद कांग्रेस के अच्छे दिन लौट पाएंगे? नारे लगाते और पटाखे छोड़ते ये कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने युवराज की घर वापसी का जश्न मना रहे हैं। राहुल गांधी के वापस लौटने की खबर सुनते ही मीडिया के साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ता भी जुटने लगे। दिल्ली के 16 तुगलक लेन के बाहर भीड़भाड़ के बीच सबसे पहले सोनिया राहुल के घर पहुंची और उसके कुछ ही देर बाद बहन प्रियंका भी अपने भाई की अगवानी के लिए वहां पहुंच गई। मां और बहन के पहुंचने के कुछ देर बाद राहुल गांधी का काफिला भी वहां पहुंचा। कांग्रेस के युवराज 59 दिनों के बाद वापस लौटे हैं। वो गुरुवार सुबह 11:30 बजे बैंकॉक से दिल्ली पहुंचे। कार्यकर्ता के साथ साथ कांग्रेस के नेता भी उत्साहित हैं। Is this the problem of others? He is back and I have no doubt that he will be not only taking proactive measures but also with dynamism and with commitment provide leadership. राहुल गांधी के वापस लौटने के बाद इस तरह की खबरें आ रही हैं कि 19 अप्रैल को दिल्ली में होने वाली किसान रैली की तैयारियों की बैठकों में वो शामिल होंगे। लेकिन राहुल की गैर मौजूदगी में जिस तरह से सोनिया गांधी ने भूमि बिल के मुद्दे पर पूरे विपक्ष को एकजुट किया था, क्या अब वो राहुल कर पाएंगे? इसके अलावा कांग्रेस के कई नेताओं ने इस बीच इस बात पर जोर दिया था कि सोनिया को ही पार्टी की अगुवाई करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि सोनिया जी की बहुत जरूरत है एंड आई होप कि उनकी हेल्प परमिटिंग कि वो हमारे साथ बहुत देर रहें और पहले अपनी पार्टी को ठीक करें, ऊपर ले जाएं एंड फिर वो वाइस प्रेसिडेंट है, उसमें उनके साथ ही राइज करेगा। हम उम्मीद करेंगे कि 19 के रैली के साथ जो सरकार के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उसकी हुंकार भरेंगे, उसकी नेतृत्व अपने हाथ में लेंगे और ऊर्जा से इस किसान विरोधी सरकार का जो है हम लोग विरोध करेंगे। इस तरह की बयानबाजियों और अटकलों के बीच सवाल यही उठता है कि क्या राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाएगा? राहुल की लंबी छुट्टी पर जाने के पहले ये अटकलें लगाई जा रही थी कि कांग्रेस के अधिवेशन में उनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन अब विपक्ष इस मुद्दे पर जमकर चुटकी ले रहा है। ये कांग्रेस से कोई सुझाव है कि राहुल गांधी को जो मंच मिल रहा है किसान रैली का, राजनीति में पार्ट टाइम जॉब नहीं होता है, इसमें फुल टाइम जॉब होता है या तो जॉब नहीं होता है, और दूसरा राजनीति में आइटम नंबर्स नहीं होते हैं कि आप देश से बाहर चले जाएं, आप वापस आएं, एक रैली करके पुनः चले जाएं। देखिए, जब राहुल गांधी दिल्ली में थे तो कोई देश का फायदा नहीं था,
जैसा देश था वैसा ही रहा और अब वापस आए हैं 50 साल के बाद, तो भी देश आगे नहीं जाएगा, क्योंकि देश का भवितव्य अब गांधी परिवार से नहीं जुड़ा है, वो मोदी सरकार से जुड़ा है। हमलावर विपक्ष की इन चुटकियों और पार्टी के नेताओं की सोनिया की रहनुमाई की वकालत के बीच अब ये देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी अपने लिए कौन सी भूमिका चुनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। एक दिलचस्प सवाल अभी भी यही है कि राहुल गांधी इतने दिन थे कहां। बढ़ते अगली खबर की तरफ। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर एंड चेयरपर्सन नीता अंबानी को एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नीता अंबानी को ये पुरस्कार ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन यानी AIMA ने दिल्ली में दिया। ये पुरस्कार स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल और समाज कल्याण के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए दिया जाता है। रिलायंस फाउंडेशन समाज कल्याण के क्षेत्र में लगातार बेहतरीन काम करता रहा है। इस संस्था के पास 13 स्कूल हैं, जिनमें करीब 16,000 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। नीता अंबानी ने अवार्ड का सारा श्रेय अपने साथ काम करने वाले सभी कर्मचारियों को दिया है। I take this award on behalf of all women of this country, and I remind them to hold on to their dreams, for they can contribute to the world in a beautiful way. I also take this award on behalf of all the people at Reliance Foundation who have worked so hard in every field to make a change for New India in the 21st century. चलिए इसी के साथ इंडिया 9 बजे में मुझे दीजिए इजाजत। छोटे से ब्रेक के बाद दनादन खबरें।